नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत राकेश जी आपका। दमदार 10 में आज सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांसीसी दोस्त के भारत दौरे की। पीएम मोदी का खास फ्रेंड उनसे मुलाकात करने के लिए फ्रांस से मुंबई आ चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। मैक्रों कल रात मुंबई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। यहां उनकी मुलाकात मैक्रों से होगी। राफेल समेत कई महत्वपूर्ण डिफेंस डील पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। ये एक ऐसी मुलाकात है जिस पर नजर पड़ोसी देश पाकिस्तान से लेकर चीन तक की है। अमेरिका की भी नजर इस डील पर बनी हुई है। भारत और फ्रांस जब साथ में होते हैं तो फिर इसका असर क्या होता है। मुंबई से आज एक ऐसी ही वर्ल्ड हेडलाइन निकलकर सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को लेकर कैसे उत्साह जाहिर किया वो आपको बता दें। भारत दौरे को लेकर मैक्रों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा। उन्होंने कहा कि 3 दिनों में भारत के साथ कई अहम मुद्दों पर बात होगी, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने लिखा कि भारत में आपका स्वागत है। भारत आपकी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारत तत्पर है। आगे मोदी ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारी चर्चाएं विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगी, वैश्विक प्रगति में योगदान करेंगी। मुंबई में और बाद में दिल्ली में मिलते हैं प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रों। राकेश जी, ये मुलाकात हम जानते ही हैं और भारत जिस तरीके से तमाम देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता जा रहा है। भारत ये जानता है कि अगर वो अमेरिका से डील कर सकता है तो वो फ्रांस के साथ भी रक्षा सौदे कर सकता है। वो इजराइल के साथ डील कर सकता है तो वो रशिया के साथ भी डील कर सकता है। भारत के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। देखिए, फ्रांस के साथ डील को अब हम सिर्फ राफेल तक न देखें, बल्कि अब हम इस तरीके से देखें कि रक्षा सौदों को लेकर जिस तरीके से लगातार रूस के साथ उसके रिश्ते रहे हैं, उसी तरह से एक नया रिश्ता फ्रांस के साथ वो डेवलप कर रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ्रांस के साथ वो सिर्फ अब खरीदार नहीं रहना चाहता जी, बल्कि अब वो उत्पादक भी बनना चाहता है। तो आप देखिए, जिन जिन देशों के साथ भारत के डील हो रही हैं उन सारे देशों के साथ भारत एक कमिटमेंट जरूर लेके चल रहा है कि अब हम उत्पादक भी बनेंगे, यानी आपकी जो टेक्निक होगी उसको भी हम साझा करेंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में जिस तरीके से एक संकल्प लेके भारत चल रहा है, मुझे लगता है हर सेक्टर पे भारत खुद को मजबूत करने के लिए है। और इसी में आप फ्रांस की जो अपन डील देखेंगे, उस डील में इस बार का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि अब टेक्नोलॉजी भी आपस में साझा होंगी। जैसे इजराइल के साथ हुआ, इजराइल अब ये बोला कि भारत में हम प्रोडक्शन करेंगे मिलके। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि फ्रांस और भारत मिलके भी इस प्रोडक्शन के, रक्षा प्रोडक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। राफेल में भी अवधेश जी भी हमारे साथ अब स्टूडियो में आ चुके हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। राफेल के भी प्रोडक्शन में तो ये बात पहले से ही तय है कि 60% तक की जो जितनी भी मेकिंग होगी वो टोटली इंडिजिनस होगी। यहाँ पे भारत में इसका निर्माण किया जाएगा और बाकी जो 40% है वो आयातित होगी। भारत और फ्रांस का ये संबंध कहाँ तक जा रहा है? ये तो आरंभिक पैक्ट था ना जी। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैक्रो की जो यात्रा है इसके 3 महत्व हैं। इसका पहला दुनिया के लिए मैसेज यह है कि जिस मैक्रो से अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बजाबता तू मैं की और जिसने लगातार ट्रंप के विरुद्ध बोला है और डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी को नापसंद करते हैं जिन नेताओं को, उसमें इमैनुअल मैक्रो भी हैं। तो हमारा उनके साथ भी संबंध है। हमारा उनके साथ अब डील लगभग पटरी पर आ गया है और डिफेंस डील भी पटरी पर उनके साथ भी होगा। उस मैक्रो को हम बुलाया है उन्होंने और वहां से हमने उस डील के बाद एक शुरुआत की है। सेकंड क्या है कि ये इनोवेशन ईयर ऑफ फ्रांस एंड इंडिया का ये 2026 चलने वाला है। जो तीसरा है, जो हैमर जो खासकर हेलीकॉप्टर है ना, उसके निर्माण पर एक समझौता होगा। जो आपने पूछा है 36 हमने पहले लिया था, 36 पहले लिया था। इस बार भी जो है समझौता उसमें 96 भारत 114 में 96 भारत में बनेगा और बाकी जो 18 है वो भेजेंगे। तो 96 भारत में बनेगा और बाकी इस समय हिंद महासागर में जो एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास उसके साथ करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात है, उस पर चर्चा होगी। तो मतलब ये इस बार और एआई समिट में वो भाग लेंगे। 16 से 19 तक की उनकी लंबी यात्रा है। फिर शाम को प्राइम मिनिस्टर के साथ जो वर्ल्ड भर के सीईओ आए हैं उनके साथ दोनों की मीटिंग है।
तो यहां से जैसा राकेश जी बता रहे थे कि एक भारत ने अपना एक जो होता है कि कहीं एक जगह सेंट्रलाइज रहने से हमने अपने डिफेंस के भी, रणनीति के भी, ये साथ ही साथ जो हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पोजीशन है, बाकी सबको हमने उसका विविधीकरण किया है अलग अलग देशों के साथ। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मैक्रो से मुलाकात तो करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कल उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी से एक और खास शख्स की मुलाकात की बात हम करेंगे। मुस्लिमों के बड़े धार्मिक नेता और ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद को कांतापुरम एपी अबू बकर मुफलियार को कहा जाता है। फिलहाल देश के 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं। उनका ताल्लुक केरल से है। उन्होंने कोझिकोड में जामिया मरकज की स्थापना भी की है। अबू बकर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के महासचिव हैं और उनकी गिनती दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में होती है। इस मुलाकात की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। ऐसे मौके पर राकेश जी, ये मुलाकात होना, जब हम जानते हैं कि कहां दक्षिण में चुनाव भी है, हम जानते हैं कि मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी विकासशील राजनीति को वो आगे बढ़ाते रहे, लेकिन क्या उतना सपोर्ट बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है? इन दोनों लिहाज से ये मुलाकात, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये वोट की राजनीति का हिस्सा है। दरअसल जो ग्रैंड मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं, ग्रैंड मुफ्ती सुन्नी मुस्लिम समाज में शिक्षा और सद्भाव पे चलने वाले व्यक्ति हैं। यानी सुन्नियों में इस टाइप से मिलना बड़ा कठिन होता है और माना जाता है कि बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन ये सुन्नी में होने के बाद भी लिबरल हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज को शिक्षित किया जाए और सद्भावपूर्ण किया जाए। ये पहले ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनका ये कहना है कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है, जबकि आपने अक्सर राजनीतिक लोग या तमाम कट्टरपंथी नेताओं के मुंह से आपने सुना होगा कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं। दूसरा, यदि राजनीतिक दृष्टि से आप देखिए तो केरल से जुड़े हुए हैं, कोझिकोड से जुड़े हुए हैं, जहां इन्होंने सबसे बड़े शैक्षणिक संस्था की स्थापना की है जी। तीसरा, यदि आप देखें तो भारत के अंदर इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थाएं और अनाथालय खोल के रखे हुए हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षित भी किया जाता है और उनको संरक्षण भी दिया जाता है। इस लिहाज से यदि हम देखा जाए तो मोदी जी की सोच और ग्रैंड मुफ्ती की सोच कहीं ना कहीं पॉलिटिकल की जगह पे सोशल सेक्टर पे एक होती हुई दिखाई। आप ही कह रहे सोशल सेक्टर पर एक है, लेकिन मुझे वो केरल और कोझिकोड दिखाई दे रहा है अवधेशी, इसलिए मुझे इसमें इसका राजनीतिक पहलू दिखाई दे रहा है। नहीं, राजनीतिक पहलू इसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट मानना चाहिए कि भारत के मुसलमान, खासकर सुन्नी मुसलमान, अभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं है। ये चाहे उनका जितना विकास कर दे, जितना कल्याण का काम कर ले, इस नहीं, लेकिन देश की बात रखनी। देखिए क्या है कि मुसलमानों में लंबे समय तक एक नेशनल ग्रैंड मुफ्ती का पद रहा है। वो मुस्लिम काल में रहा, मुगल काल में रहा है। तो अभी हमारे देश में क्या है कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मुसलमान नेता मत व्यक्त करते हैं और उसके कारण देश से भी एक मैसेज गलत जाता है। वैसे तो ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति कायदे से जो इस्लामिक देश होते हैं वहां सरकार करती है, जो सबसे बड़े मुफ्ती होते हैं। हमारे देश में इस्लामिक हमारा देश नहीं है। हालांकि पहले से एक सुझाव होता था कि एक ग्रैंड मुफ्ती भारत में होना चाहिए जो बोले किसी मुद्दे पर और फिर वो सबके लिए मान्य हो और सरकार उस पॉलिसी को फॉलो करे। तो इनके जो मामला है, जैसा इन्होंने बताया कि ये एक मुसलमानों के अंदर भी जितने इन्होंने शिक्षा संस्थान, कल्चर सेंटर सारे बनाए हैं और इनकी बात का महत्व 2019 में इनका चुनाव हुआ था, गरीब नवाज सम्मेलन रामलीला मैदान में था, वो मुझे ध्यान में भी है। और उसके बाद से, लेकिन अब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सर ये पूछ रही हूं, इसका कोई इम्पैक्ट यूपी में नहीं होता, इसका कोई इम्पैक्ट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म होगा कि ग्रांड मुफ्ती को धीरे धीरे अगर महत्व मिला इस देश में जी, तो ग्रांड मुफ्ती अगर नेशनल इशू पर, मुसलमानों के इशू पर अगर कोई बयान देंगे तो वो एक ऐसा अधिकृत बयान होगा जो कि सरकार उसके साथ खड़ी हो सकती है और बाकी फिर वो धीरे धीरे वो माइंड चेंज हो सकता है। मीनाक्षी जी, यदि हम इसको राजनीतिक चश्मे से न देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक लाइन का स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है उनको पता है कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें हम 20% 25% हिस्से को अलग करके नहीं चल सकते। उसमें सबके विश्वास की भी जरूरत है। उसमें सबका साथ जरूरी है।
देखिए, सबका विश्वास तो आप किनारे रख दीजिए, सबका विश्वास कोई भी व्यक्ति अर्जित नहीं कर सकता, लेकिन सबका साथ यदि मिल गया तो सबका साथ होने से सबका विकास होगा। तो हालांकि दोनों में मुझे मतलब बहुत बहुत बारीक सी रेखा है। हम बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी बात विश्वास की ही है। बांग्लादेश को 35 साल के बाद आज पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। बीएनपी प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की आज ताजपोशी है। उन्हें शाम 4 बजे शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा गया था, लेकिन पीएम मोदी की जगह स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को तारिक रहमान की वापसी हुई थी और अब बांग्लादेश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है। वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो एक बड़ा कंसर्न था कि कहीं जमातियों के हाथ में ये कमान ना चली जाए, वो नहीं हुआ है। एक डेमोक्रेटिक फ्रंट पर क्या तारिक रहमान अब रहते हैं या नहीं रहते हैं, परस्पर सहयोग सबका वो रखते हैं या नहीं रखते हैं, और उसी में बात आती है अवधेश जी की परस्पर विश्वास भी भारत के साथ वो रखते हैं या नहीं रखते हैं। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। नहीं, अभी इस समय कहना कठिन है, लेकिन चूंकि वो निर्वासन की जिंदगी जिया है, उन्होंने 17 वर्ष तक वो विदेशों में रहे हैं, वहां से लौट के आए हैं, और अभी तक भारत को लेके जो उनके बयान है उसमें जो उनकी माताजी और उनके मिली जुली जो शासन में होता था उस टाइप के बयान नहीं है। सामान्यतः बीएनपी का शासन भारत विरोधी शासन के रूप में रहा है। सबसे प्रॉब्लम होती थी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो अलगाववादी आतंकवादी संगठन है उसके लिए एक सेफ हेवन जैसा वो होता था जी। और वो खालिदा जिया के आने के बाद तो जाके उस पर जो है ये हमारी जो तो अवामी लीग के शासन में आने के बाद फिर उस पर कार्रवाई होती थी। तो और वो हमेशा कट्टरपंथ को बढ़ावा, पाकिस्तान के साथ संबंध बनाना, ये सब उनकी कोशिश रही है। और यहाँ तक कोशिश हो गई थी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार सार्क यात्रा तक रद्द करनी पड़ी थी, जो स्थिति पैदा हो गई थी दोनों के बीच में। बावजूद इस समय उनको मालूम है कि भारत के साथ हमारे संबंध बांग्लादेश के भविष्य के लिए कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपका जो शपथ लेने से पहले तो उन्होंने यही कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करने चाहते हैं। उन्होंने बुलाया है ना, देखो जिन देशों को बुलाया, पड़ोसी के अलावा 8 मुस्लिम देशों को उन्होंने आमंत्रित किया और 5 जो हम पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, हम है और चीन है, तो 5 पड़ोसी देशों को बुलाया है। बाकी उन्होंने 8 मुस्लिम देशों को बुलाया है प्रमुखता से। तो अभी दिखाई देगा, लेकिन भारत ने चूंकि उनके साथ खालिदा जिया की मृत्यु में उनके अंतिम यात्रा में हमारे विदेश मंत्री वहां शामिल हुए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। एक बड़ी बात होती है क्योंकि सामान्यतः प्रधानमंत्री या वैसे की मृत्यु पर हम जाते हैं, तो अभी हमको इसको देखना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि यूनुस के समय की जो स्थिति थी कम से कम उससे दोनों देशों के संबंध थोड़ा पटरी पर आएंगे। अच्छा, मोहम्मद यूनुस से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जाते जाते वो जहर उगलते हुए गए हैं। आज बांग्लादेश सरकार गठन का दिन है, मोहम्मद यूनुस की विदाई का भी दिन है। तानाशाही की विदाई तो हो गई है, लेकिन जाते जाते मोहम्मद यूनुस ने कैसे जहर उगला वो मैं आपको बता दूं। अपने विदाई भाषण में उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में 7 सिस्टर्स का जिक्र किया। हालांकि मोहम्मद यूनुस भारत का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन 7 सिस्टर और कहां है, वो भारत में ही तो है। उन्होंने अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। সমুদ্র কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উন্মুক্ত দরজা। নেপাল, ভুটান ও 7 সিস্টার্সকে নিয়ে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল, বাণিজ্যিক চুক্তি ও শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশের সুযোগের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। अब राकेश जी, जिस 7 सिस्टर की बात कर रहे हैं वो ये चीन को कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, बहुत बड़ा अवसर हो सकता है वहां तक पहुंचने का, भारत का नाम नहीं ले रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आप याद करिए कि 2025 में एक नक्शा जारी हुआ था, सल्तनत एक ग्रेटर बांग्लादेश, और उस ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा जारी किया था जिस संगठन ने, उस संगठन को फंडिंग करती थी यूनुस की बेटी। तो आप ये उससे अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच क्या है। फिर जब यूनुस चीन गए थे तब उन्होंने क्या बात किया था, चाइना को कहा था कि आप बांग्लादेश के रास्ते से, भारत का नाम नहीं लिया था उन्होंने कहा था जो 7 सिस्टर्स
क्षेत्र हैं, वहां आप आराम से घुसपैठ कर सकते हैं। तो जो आदमी इतने समय से कट्टरता की फसल को पल्लवित कर रहा हो बांग्लादेश में, वो जाते जाते कैसे खलिहान छोड़ के जाएगा? वो कुछ ना कुछ तो बीज बो के जाएगा ना। तो जाते जाते यूनुस वही एक कट्टरतापूर्ण स्थितियों को रखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने फिर से बिना भारत का नाम लिए सेवन सिस्टर का नाम लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक टकराव है वो बने रहना चाहिए। इसलिए वो टकराव की स्थितियों को बरकरार रखने के लिए वो जो एक किसी भी तरह से वो नहीं चाहते कि वो जो ईंट, जो बुनियाद पड़ी हुई है कट्टरता की, वो बुनियाद हटे। और इसीलिए आप देखिए, जब वो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा किसको प्रोत्साहित किया? जमात-ए इस्लामी को, एनसीपी को। एनसीपी के नेता क्या बोलते थे दिसंबर 2025 में? दिसंबर 2025 में उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। तो यूनुस किसको पोषित कर रहे थे? कट्टरपंथ को। कट्टरपंथी क्या चाहते थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजन की स्थितियां बनी रहे, और इन दोनों के बीच में विभाजन की जो बारीक रेखा है वो है आपके पूर्वोत्तर के राज्य। तो इसलिए बार बार जो यूनुस जाते हुए भी उस पूर्वोत्तर के राज्य को कुरेदते हुए गए। और वहां की राजनीति में भी उन्होंने एक देश का एक लक्ष्य अपने हिसाब से दे दिया कि बीएनपी अगर बाएं जाएं दाएं जाएं तो ये इशू बने, और मेरी फिर से रिटर्न होने की या भविष्य के राष्ट्रपति बनने की भी संभावना बनी रहे। वो इन्होंने अपना एक खेल खेला है, एक छिपे हुए जब भी अस्थिरता की स्थितियां पैदा जिहादी हो गए, जिहादी जो है। और ये एक इंटरनेशनल लॉबी भी इस समय काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत के रिश्ता सुधर जाए, जो इस समय दुनिया भर का नियो लिफ्ट और नियो लिबरल है, जो एक पूरा जिहादी एलिमेंट्स है वर्ल्ड लेवल पर, उस सब की एक कोशिश है। उसके चेहरे के रूप में वो बैठे हुए, हमेशा ध्यान रखिए, वो बीच बीच में बयान देते रहेंगे, और भविष्य का राष्ट्रपति बनने की उनकी एक कोशिश है। बात उत्तर प्रदेश की अब कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एफआईआर के नाम पर नॉन स्टॉप सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। सपा विधायक आज लखनऊ में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। फॉर्म 7 में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। अखिलेश यादव लगातार फॉर्म 7 में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं और इसे पीडीए के वोट काटने की साजिश बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर सवाल उठाए तो जवाब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। ड्राफ्ट रोल आने के बाद जमा किए गए फॉर्म 7, समाजवादी पार्टी 47, बीजेपी के 1729, लेकिन असली सवाल है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा कराए गए फॉर्म 1,28,000 हैं। ये कौन है, कौन काम कर रहा है एक्सरसाइज में? उसमें बहुत सारे नकली साइन है। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर यह वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है, या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए, या मृत पाए गए, या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी, और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए। फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का, और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है, तो इन सबको लेकर। अब समाजवादी पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे। अवधेश जी, पहले तो इसी पर बात हो जाए कि ये जो पीडीए वाली लड़ाई चल रही है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है वो ये कह रही है कि भाई हमारे लोगों के नाम कट गए, परेशान बीजेपी भी कम नहीं है। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि भाई बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जिसको शामिल कराना है उसके लिए फॉर्म 6 में करा रहे हैं, और जिसका मतलब
जिसका नाम पता सही करना है उसके लिए फॉर्म 8 करा रहे हैं, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 सात है। इस्तेमाल हो रहा है कि जिसका नाम कटना है, चूंकि उसमें स्थानांतरण है, जो मृत्यु के कारण बाकी है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और पीडीए का नाम कट रहा है। देखिए, वो जो उठा रहे हैं वो तो एक पॉलिटिकल इशू है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू उन लोगों ने बनाया है और एसआईआर को मुद्दा ये लोग बना रहे हैं, चुनाव तक बनाएंगे, जीत जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, हारेंगे तो एसआईआर का मुद्दा रहेगा। ममता बनर्जी ने इतना उठा दिया है, जब कोलकाता में जाके ममता बनर्जी से मिल करके आए हैं तो जाहिर है कि एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाना ही है। लेकिन यूपी में जितनी बड़ी संख्या में एसआईआर से लोगों के नाम कटे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, वो बहुत डरावना है। क्योंकि एक एक क्षेत्र से 4-4 लाख लोगों के नाम, आपके साहिबाबाद क्षेत्र से मुझे पता चल रहा है 4.5 लाख लोग नहीं मिल रहे हैं और 4.5 लोगों की एक विधानसभा क्षेत्र से, और उसकी तलाश जारी और नहीं मिल रहे हैं। उसमें क्या होता है, कई बार कोई रिक्शे वाले हैं, कोई सब्जी बेचने वाले हैं, कोई ठेला चलाने वाले हैं, एक एड्रेस में एक गांव का आदमी है, कहीं का शहर का है, वहां सबने अपना अपना बनाया और फिर जगह जगह चले गए। अब उनका कहां गए हैं उसका पता नहीं चल रहा है, तो वो एक समस्या वहां है, इसलिए चुनाव आयोग बार बार बढ़ा रहा है। लेकिन अखिलेश जी का लेकिन वहां तो बढ़ा रहा है, बंगाल में तो बढ़ाने की सीमा भी नहीं है। बहुत क्विक कमेंट सर। लोग बहुत सीरियस हैं, फॉर्म भरा के अपने लोगों को पूरा शामिल भी करवा रहे हैं और पूरा वो कोशिश भी कर रहे हैं कि एक आदमी उनका छूटे नहीं। ये ठीक है, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। राकेश जी, नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही, काम अंदरूनी तौर पे समाजवादी पार्टी बहुत व्यवस्थित तरीके से कर रही, तृणमूल और समाजवादी पार्टी दोनों। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1,48,000 बीएलए हैं समाजवादी पार्टी के। 1,48,000 बीएलए वाली पार्टी अपने लोगों का नाम नहीं जुड़वा पा रही, ये कहना तो बहुत थोड़ा सा कठिन लगता है। क्योंकि बीएलए नियुक्त क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि आपका एक भी मतदाता छूटने न पाए, यानी आपका कोई भी मतदाता, और मतदाता को वो बीएलए जो है पूरा पहचान के चलता है, क्योंकि उसके पास 500-700 लोग रहते हैं। 500-700 लोगों में उसको पता है कि हमारा मतदाता कौन सा है। तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आपको चुनाव में हाइप लेके चलना है तो एक मुद्दा ये तो होना करना चाहिए। पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दमदार 10 देख रहे हैं आप। इस हिस्से में बात होगी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध तय है? क्या अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? आज युद्ध से पहले अमेरिका और ईरान के बीच आखिरी बातचीत होने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ट्रंप के दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर आखिरी बार डील पर बात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये दूसरे राउंड की मीटिंग है। ट्रंप बार बार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, ईरान भी ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। ईरान ने पर्शियन गल्फ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास के दौरान ईरानी नेवी ने युद्धपोत को उड़ाने की प्रैक्टिस की है। उधर ईरानी सेना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रमशहर 4 का एआई वीडियो जारी किया है। ईरान ने खुर्रमशहर मिसाइल का वीडियो जारी करके अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान उसकी शर्तों पर डील करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो खामेनेई को बुरा अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने 500 फाइटर जेट्स के साथ इस वक्त ईरान की घेराबंदी की हुई है। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का ये आखिरी दौर, अगर बातचीत कामयाब हुई तो युद्ध का संकट टल जाएगा, लेकिन अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी गोला बारूद का सामना ईरान को करना पड़ सकता है और उसी के ठीक उलट जो है। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये एक एआई वीडियो जो है वो जनरेट किया। ये पर्शियन गल्फ में ईरान की शक्ति का ये जो प्रदर्शन है वो आप देख लें। पूरी फ्लीट दिखाई दे रही है पर्शियन गल्फ में। ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास कितनी ताकत है। होगा अमेरिका बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, लेकिन ईरान अपने लिए लड़ना जानता है। और ये वीडियो इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि बातचीत का भी आखिरी दौर है। राकेश जी, अगर इसकी टाइमिंग को देखें तो टाइमिंग यही बता रही है ना, इफ डील इज नॉट पॉसिबल वी आर ऑल्सो रेडी, हम भी तैयार हैं। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका युद्ध की स्थिति में है। यदि आप बातचीत के टेबल पे आ चुके हैं ईरान के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक डर है कि यदि हम युद्ध करेंगे तो नुकसान होगा। और चाइना चाहता है कि ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में युद्ध हो। उसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा फायदा खुद को देख रहा है चाइना,
यदि इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तो फायदे में हम रहेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं क्षति होगी अमेरिका की। और ऐसे में लेकिन अमेरिका को भी ये पता है, भले ही वो बोर्ड ऑफ पीस के नाम पे इस्लामिक कंट्रियों को अपने छाते के नीचे लाने का प्रयास किया हो, लेकिन ईरान के साथ जिस तरीके का टकराव है उसके चलते इस्लामिक कंट्री कूद कूद के भाग रही है अमेरिका के साथ, अमेरिका के पास से भाग रही है वो। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर है कि उसका एजेंडा खारिज हो रहा है। जैसे आप देखिए ट्रंप का, देखिए पहले उन्होंने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन हमने बंद कराया, उसमें फेल साबित हुए। फिर उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हम लेके रहेंगे, क्या ले पाए वो अभी तक तो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ईरान को कब से धमकी दे रहे कि अब मान जाओ हम हमला कर देंगे। क्या अमेरिका की अभी तक की नीति ऐसी रही है कि सिर्फ धमकी देता रहो, हमला ना करता रहो? अरे वेनेजुएला में आप चुपचाप गए, उठा के ले आए, ओसामा बिन लादेन को आप गए मार के चले आए। तो इसके पहले तो अमेरिका की ये नीति नहीं थी ना। तो ट्रंप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि ईरान के साथ यदि युद्ध हुआ तो नुकसान हमें भी होगा और हमारे वो साथियों का होगा जो अभी तक उसके साथ कमिटमेंट के साथ खड़े। जिनेवा में आज अमेरिका और ईरान के बीच निर्णायक बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने खामेनेई को बड़ी धमकी दी है। कहा है कि ईरान ने अगर समझदारी नहीं दिखाई तो उसे अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि बातचीत के मामले में ईरानी शासन बहुत खराब है। एक बयान आप सुने। And they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. We had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. I've been told that a deal is next to impossible. No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. ईरान को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का शासन यहाँ के कट्टर शिया धर्मगुरुओं के हाथ में है, उनके साथ समझौता बहुत मुश्किल है। उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. That's what the president is trying. तो मार्को रूबियो कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं अवधेश, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। धार्मिक मूल है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही वो अपने देश के लिए फैसले लेते हैं। सारी चीजें जानने के बाद ही तो वो डील की टेबल पर बैठे थे, पर डील क्रैक नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा है कि अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों का 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से एक सपना रहा है कि ईरान से आयतुल्लाहों का शासन समाप्त होना चाहिए। वो कोई ट्रंप कर रहे, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इराक में गए तो फंस गए, अफगानिस्तान में फंस गए, तो लीबिया की कार्रवाई उन्होंने अलग तरीके से की है। तो ईरान के लिए एक लीबिया जैसा मॉडल ढूंढा जा रहा है कि बिना जमीन पर उतरे क्या हो सकता है वहां। अब ईरान का चूंकि ये बात सही है कि शिया धार्मिक कट्टर शासन है, दुनिया भर के शिया जो कट्टरवादी संगठन है वो उसमें अमेरिका के विरुद्ध जाने वाले हैं। ये युद्ध होता है, अगर उसने हॉर्मुज जल डमरूबंद को उसने जाम कर दिया कुछ देर के लिए, तो आप समझो कि दुनिया का जो 70-72% जो व्यापार जो है उस रास्ते से है वो ठप हो सकता है। तो ऐसी कई बातें उसमें है। लेकिन इस समय देखिए कि सिस्तान प्रांत में अलगाववादी मूवमेंट जो है, बलूचिस्तान में भी वहां मूवमेंट शुरू हो गया जहां उनकी सेना कार्रवाई कर रही है। और पूरी दुनिया भर में इस समय जब देखा कि अमेरिका ने कार्रवाई नहीं किया है, तो कल परसों देश दुनिया ने देखा है और आज भी देखेंगे कि चारों तरफ हर देश में जहां भी ईरानी निर्वासित हैं और जहां उनके समर्थक है, भारी संख्या में पुराने जो रजा शाह पहलवी का झंडा है उसको लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। वो म्यूनिख में अभी बातचीत हो रही है, आप जानते हो कि एक सम्मेलन चल रहा है और वहां जो है रजा शाह पहलवी की, रेजा पहलवी की जेलेंस्की के साथ बातचीत हुई है। चूंकि ईरान को रूस और चीन सपोर्ट कर रहे हैं, तो रजा पहलवी भी अमेरिका से बाहर निकल के सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने उस ढंग से ट्रंप शासन ने उनको सपोर्ट किया नहीं है। तो इसलिए कहां जाएगा कहना कठिन, लेकिन यूरोप साफ दिखाई दे रहा है
कि यूरोप इस समय आयतुल्लाह खोमैनी के विरुद्ध है पूरी तरह, वो रजा पहलवी के शासन को स्थापित करना चाहता है। तो आगे अभी देखा जाए क्या हो सकता है, लेकिन अगर उनके प्रांतों में मतभेद है, वहां गोलियां चलानी पड़ रही है, वहां लड़ाई चल रही है, तो इतना आसान उनके अंदरूनी संकट को भी संभालना नहीं है। लेकिन उनके पास इतने फौज है, शासन है, तो उसको जब तक इजराइल की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक लॉन्ग टर्म युद्ध में फंसना अमेरिका के लिए कठिन है। हालांकि ईरान ये कह चुका है कि वो किसी भी सूरत में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर समझौता नहीं करेगा, लेकिन इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई भी डील नहीं की जानी चाहिए। नेतन्याहू को भरोसा देने के लिए अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम तेल अवीव पहुंची। उनके साथ मीटिंग के बाद ईरान को सीधे सीधे धमकी भी दी। आप सुने ये बयान। Our presence here today is to reassure the Israeli people there is no light or gaps between President Trump and Bibi about what to do and how to do it. There are two lines in the water right now. One's a diplomatic line, trying to find a way to end this regime diplomatically that will advance our national security interest. The other line is the military option. I think President Trump is looking for which line can catch the biggest fish. The bottom line is we're into weeks, not months, in terms of decision making. अब खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर घमासान तेज हो गया है। इमरान के समर्थक सड़क पर मुनीर और शहबाज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस बीच इमरान के बेटों ने अपने पिता को लेकर बड़ा खुलासा किया। लंदन में रह रहे उनके दोनों बेटों सुलेमान खान और कासिम खान को इस बात का डर है कि जेल के अंदर उनके पिता को जान से मारा जा सकता है। इमरान के बेटों ने कहा है कि उनके पिता की दाहिनी आंख की रोशनी बहुत कमजोर हो गई है। जेल प्रशासन उन्हें बेहतर इलाज नहीं दे रहा। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आकर अपने पिता से मिलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार उन्हें वीजा नहीं दे रही। इमरान के बेटों ने कहा है कि उन्होंने पिछले महीने वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को डर है कि अगर वो पाकिस्तान गए तो दुनिया का ध्यान इमरान खान की स्थिति पर ज्यादा आ जाएगा, और इसी बात से मुनीर और शहबाज डर रहे हैं। इसे इमरान खान को ना जेल से बाहर आने का मौका मिल रहा है, ना सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है। जो सुलेमान कह रहे हैं, जो कासिम कह रहे हैं, उनका डर बड़ा वाजिब है। सवाल यह है कि क्या अपने पिता से ये बेटे मिल भी पाएंगे। चलेंगे चलेंगे बस चलेंगे बस चलेंगे तो नहीं हो। अच्छा, जो डर इमरान के बेटों को है वही खतरा इमरान की बहनों को भी सता रहा है। इमरान की बहन नौरीन नियाज़ी का बड़ा बयान आया। नौरीन नियाज़ी ने कहा कि पिछले 3 महीने से इमरान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। परिवार को इमरान की सही कंडीशन के बारे में पता ही नहीं चल पाया है। They haven't let any of our doctor or family meet him since last 3 months. We don't really know the real condition because they've been telling us, and they don't let our doctor see him. So we can't trust what they are saying. How can you treat the serious eye condition in jail? And and I'm telling you that all his cases, he's won all the cases. All the allegations have been finished, and now they want to keep him in because the public in Pakistan is with Imran Khan. मैं एक तस्वीर दिखाते हुए सवाल पर जाऊंगी, और ये तस्वीर जो है अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है, जहां पर एक और आतंकवादी हमला हुआ है। सोचिए जरा इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। अपने पूर्व प्रधानमंत्री की आंख तक जो सरकार ठीक नहीं करवा पा रही, जो जेल प्रशासन ठीक नहीं करवा पा रहा, अपने ही देश के एक प्रांत में इतनी अशांति है, वहां पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, कभी मस्जिदें निशाने पर ली जा रही हैं, कभी आम लोग मारे जा रहे हैं, तो कभी 14 पाकिस्तानी सैनिकों के खैर मारे जाने की ये खबर है। ये दोनों तस्वीरें दिखानी इसलिए राकेश जी जरूरी थी क्योंकि ये आज के पाकिस्तान की तस्वीर है। ना उनके अपने सैनिक सुरक्षित हैं, ना उनका पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित है, ना वहां पर लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ना एक अराजक सी स्थिति बनी हुई है पूरे देश में। उसका कारण है
जितना इमरान खान का परिवार बाहर बैठ के ये जाहिर करता है कि इमरान खान को खतरा है, उतना ही आसिफ मुनीर का डर बढ़ता जाता है। कारण ये है कि हम शहबाज की बात करें, शहबाज तो कठपुतली है, वो आसिफ मुनीर के हाथ से खेले जा रहे हैं। सारा का सारा जो इस समय पर षड्यंत्र कहिए वो सिर्फ आसिफ मुनीर कर रहे हैं। उनको लगा कि इमरान को अंदर बंद कर देंगे, शहबाज को निपटा देंगे और हम सीधे सीधे तख्ता पलट करके पाकिस्तान के शासक बन जाएंगे। लेकिन इसीलिए वो तलवा चाट रहे थे ट्रंप का, लेकिन उनकी सारी योजना फेल हो गई। उधर बलूचिस्तान सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार के भगा दिया। आज 46% बलूचिस्तान पे बलूचों का कब्जा हो चुका है। वहाँ न पुलिस है और न पाकिस्तानी सेना है। खैबर भी वही रास्ते पे बढ़ रहा था आगे, इसलिए वहाँ एक विस्फोट कराया गया। जो अभी आप सोचिए हफ्ते भर पहले एक विस्फोट हुआ, वो टीटीपी का सुसाइड अटैक हाँ, और दूसरा विस्फोट यहाँ कराया गया। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी वजह से अशांति नहीं फैली है, अशांति इन लोगों की वजह से फैली। आसिफ मुनीर अपना चेहरा बचाने के लिए लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं। अवधेश, कितनी फेस सेविंग करेंगे आसिफ मुनीर, कितनी फेस सेविंग करेंगे शहबाज शरीफ? नहीं, पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में तो शासकों को फांसी पर चढ़ा देना, ज्यादातर शासकों को तो विदेश भाग के अपना अंतिम समय बिताना पड़ा। एक समय जो सर्वोच्च जो है शक्तिशाली माने जाते थे, पाकिस्तान की वैसे ही परंपरा है और राष्ट्रीय ऐसे ही बना है। लेकिन इस समय की ये जो घटना है, मुझे जो बार बार मेरा ध्यान इस पर जा रहा है कि इमरान खान सजा याफ्ता हैं, सजा के तौर पर हैं वहाँ, लेकिन उनके समर्थन में जितनी कोशिश हो रही है उस रूप में कहीं भी जनता सड़कों पर नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा जैसा प्रांत जहां की उनकी अपनी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब जनता सड़कों पर उतरेगी। कल भी मैं उनका बयान सुने, जनता सड़कों पर नहीं उतर रही है, बहुत कम छोटी छोटी संख्या उनके जो समर्थक है वो आ रहे हैं। तो इनकी कोशिश है कि किसी प्रकार इशू बनाए रखें। अब मूल मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब उनको हॉस्पिटल भेजता है या जेल में रहने का। जमानत की तो मुझे संभावना बहुत कम लग रही है जी। हो भी सकता है, लेकिन ये दो की समस्या है। इस लड़ाई को इमरान खान तक सीमित करने की बजाय पाकिस्तान के ओवरऑल मसलों पर अगर ये इनकी जो तहरीके इंसाफ पार्टी अगर कन्वर्ट करे, उन इशुओं को उठाए, तो और विपक्षी पार्टियों का उनको समर्थन शायद मिल सकता है। इस स्थिति में तो मैं देख रहा हूं कि समर्थन तो व्यापक उनको मिल नहीं पा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है। यही देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की जनता पिछले 2-2.5 सालों से वहां की सेना का मजाक उड़ा रही थी सोशल मीडिया पर, अचानक क्या कुछ हुआ है कि उस रूप में अब सड़क पर नहीं उतर पा रही है। अच्छा, ये जो टीटीपी ने भी किया है वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। आसिफ मुनीर के 17 सैनिकों का जनाजा उठ गया है और आम लोगों को तो खैर जानी नुकसान होता ही है, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त वहां की सरकार के हाथों से या वहां की फौज के हाथों से स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं और मुनीर को हर तरफ से मार पड़ रही है। बैटल ग्राउंड हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान हर तरफ जलील हो रहा है। बड़ी खबर एक और आपको दे दूं, T20 में पाकिस्तान की हार से आसिफ मुनीर बौखला गए हैं। आसिफ मुनीर इस हार से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की शिकायत की है। मुनीर का मानना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम को सही तरह से तैयार नहीं कर पाया और मैनेजमेंट में गंभीर कमियां हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आर्मी चीफ पहले से ही पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से खुश नहीं थे। भारत से मिली हार ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया है। अब बहुत छोटा 10 सेकंड, ट्रॉफी चोर से आप उम्मीद क्या करेंगे? मैं तो इन्हें मोहसिन नकवी नहीं कहती, ट्रॉफी चोर कहती हूं। क्या है कि जिस तरीके से पाकिस्तान हारा है क्रिकेट में, उससे बहुत ज्यादा फजीहत हुई है। आसिफ मुनीर चाहते हैं कि सारा ठीकरा नकवी पे फोड़ दिया जाए, पीसीबी अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया जाए, तो ये कहा जाएगा कि नकवी के कारण ये हम मैच हार गए। तो वो सारा ठीकरा चाह रहे हैं कि नकवी के सिर पे फोड़ दिया जाए। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कहीं भी इस तरीके से बेइज्जती को लेके खुशी मनाई जाए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार पे खुशी मनाई गई तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के हार पे खुशी होगी, उससे आसिफ मुनीर की क्या स्थितियां होंगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दी, यूएई के क्राउन प्रिंस को लेकर अटकलें हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को लेकर बड़ी शॉकिंग अटकलें हैं।
MBV यानी कि मोहम्मद बिन जायद की मौत की खबर की अटकलों को लेकर पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पहले तुर्की के राष्ट्रपति और फिर ग्रीस के प्रधानमंत्री की UAE यात्राएं MBZ की बीमारी की वजह से कैंसिल हुई। अब हम MBZ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तो उनकी बीमारी की वजह से यात्राएं कैंसिल हुई तो अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। शायद वो गुजर चुके हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। अबू धाबी में उनके भाई और बेटे के बीच फतह का संघर्ष भी शुरू हो गया है। अब हो क्या रहा है ये बड़ा ही शॉकिंग है, ये बहुत शॉकिंग है। अगर ये है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुस्लिम शासकों में ऐसा रहा है, पूरा अरब से लेके हमने देखा है कि सत्ता के लिए हत्या, विद्रोह, जेल में डालना चलता रहा है। चूंकि अल नाहयान लोकप्रिय थे और इस समय सऊदी अरब से भी उनका तनाव चल रहा था, युद्ध बल्कि हो रहा था, उसमें वो रूस भी चले गए थे, भारत आए थे, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक अगर उनका बयान नहीं आ रहा है इसके बाद, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उनकी मिट्टी की भी तो कोई खबर होनी चाहिए। तो वहाँ के अखबारों में नहीं, अभी अटकलें हैं। अगर ये होता है तो अरब क्षेत्र के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बड़ा सेटबैक होगा कि एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो एक लिबरल फेस माने जाते थे, और लिबरल फेस के साथ उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में अलग अलग सुधार किए थे। जितने उनके अलग अलग जिसको वहाँ बोलते हैं सल्तनत, छोटे छोटे जो हैं, शारजाह, फलाना चिलाना, उन सब के साथ एक बेहतर संबंध बना के और एक यूनाइटेड संघ की तरह यूनाइटेड अरब अमीरात एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, इस्लाम और आधुनिकता के बीच एक तालमेल बना के चले। तो वो बहुत पाकिस्तान के कट्टरपंथ का उन्होंने हमेशा विरोध किया था। तो कुछ भी हो सकता है वहां रिफॉर्म के कारण उनके भी, और यहां तक कि सऊदी अरब के भी जो प्रिंस है, भले आपस में लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध भी दुनिया के, भारत के भी जो कट्टरपंथी नॉर्मल मुसलमानों से आप बात करेंगे तो इन दोनों के विरुद्ध है कि जैसे महिलाओं को ड्राइविंग का लाइसेंस दे देना, उनकी शिक्षा का काम करना, तो कुछ भी हो सकता है। दरअसल दो यात्राएं जो टली हैं, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हाँ, ये जो यात्राएं जो टली हैं उसी की वजह से ये सारे रूमर्स आ रहे हैं, और ये भी हम टर्किश मीडिया के हवाले से, वहां के न्यूज़पेपर्स के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।